वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गंदौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी विद्यार्थियों को विद्यार्थी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप विद्यार्थी जीवन बनकर डॉक्टर, जैसे कि पता है कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है, तो पूरा देश उनका जन्मदिन जो है वो विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाता है। तो विद्यार्थी दिवस के रूप में आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन को एक लक्ष्य बनाएं। सपने वो नहीं होते जो नींद में, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने दें। यानी कि खुली आंखों से सपना देखना और उसको साकार करने का जो लक्ष्य है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हम सीख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आइसोस्टेटी, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेटी, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेटी, व्यू ऑफ प्राट एंड एरी महोदय। यानी कि प्राट और जो एरी महोदय उसकी क्या संकल्पना थी। तो आइसोस्टेटी का जो अर्थ होता है वो भू संतुलन होता है। भू संतुलन की संकल्पना, सामान्य परिचय। वैसे हम बात करें तो भू संतुलन कहते किसे, यानी कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, यानी कि अपने अक्षांश पर घूमती हुई पृथ्वी जो है उसके ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों, यानी कि झील, नदियां, समुद्र में भौतिक यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। अपने अक्षांश पर घूम रही पृथ्वी, पृथ्वी के अपने अक्षांश पर घूमने से परिभ्रमण करती हुई जो पृथ्वी है वो किस तरीके से, एक तरीके से उसमें ग्रेविटेशन फोर्स है। संतुलन की दशा कैसे बनी हुई है, उस दशा के आधार को जो संतुलन की दशा है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत भी बना हुआ है, पठार भी है, मैदान भी है, झीलें हैं, गहरी नदियां हैं और समंदर है। तो किस तरीके से स्थापित है वो ऐसा प्राट, मतलब उसको हम संतुलन की दशा कहते हैं। आइए बात करते हैं सामान्य परिचय की, जनरल इंट्रोडक्शन। तो भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, झील तथा महासागर आदि पाए जाते हैं जिनके आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, फिर भी ये आकृतियां भूतल पर स्थित है। इस प्रकार प्रकट होता है कि ये आकृतियां एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित है, अन्यथा इनका वर्तमान रूप में स्थित रहना कठिन है। यानी कि कोई ना कोई संतुलन होगा, बैलेंस होगा, तभी तो ये बनी हुई है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। जब कभी इस संतुलन में परिवर्तन होता है तो भयंकर भूहलचल और भू परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार सामान्य रूप में संतुलन का अर्थ इस रूप में बताया जा सकता है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, पर्वत, पठार, मैदान और नीचे गहराई में स्थित क्षेत्र जैसे कि झील, समुद्र, नदियां आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। अब आइसोस्टेटी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से लिया गया है, आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, सम स्थिति, यानी कि इक्विलिब्रियम, इक्वल। यद्यपि क्षेत्र संतुलन में कार्य बहुत पहले 1859 में से ही आरंभ हो गया था, फिर भी संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के भूगर्भवेत्ता डटन ने किया। शब्द का प्रथम प्रयोग 1889 में डटन ने किया। ये एक फैक्ट है जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि पर्वतों में जो ये आज हमें जो पर्वत, पठार, मैदान दिखाई दे रहे तो उसमें संतुलन कैसे बना हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य भूतल पर स्थित इसका मुख्य उद्देश्य भूतल में असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे भागों जैसे पर्वत है, पठार है तथा नीचे दसे हुए भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना था। और डटन का यह मत था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थ का बराबर होगा। डटन के अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा और नीचे दसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। इस आधार तल को समदबाव तल, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर अथवा समतोल तल, आइसोस्टेटी लेवल अथवा क्षतिपूर्ति तल कहा जा सकता है। इस तल के सहारे सभी भागों का भार अथवा दबाव बराबर होना चाहिए। जब किसी कारण से एक भाग का भार या दबाव बढ़ जाता है तो दूसरे का कम हो जाता है, तब भू संतुलन समाप्त हो जाता है।
इस संतुलन की पुनः स्थापित करने के लिए क्षतिपूर्ति करना होगा। जब नदियों द्वारा सागर में तथा डेल्टाई भाग में निक्षेप होने लगता है तब डेल्टाई भाग का भार बढ़ने लगता है तथा पहाड़ी भाग का भार कम होने लगता है। फलस्वरूप भू संतुलन समाप्त हो जाता है। इसे स्थापित करने के लिए पहाड़ी भाग ऊपर उठने लगता है और डेल्टाई भाग नीचे धंसने लगता है। नीचे नीचे डेल्टाई भाग का मलबा पहाड़ी भाग के नीचे आने लगता है ताकि संतुलन बना रहे। संक्षेप में कहा जाए तो पृथ्वी का प्रत्येक भाग नियमानुसार एक स्थिर अवस्था में स्थित है। इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का संपूर्ण कोई न कोई भाग जो भौगोलिक भाग है और भौगोलिक भाग एक निश्चित संतुलन की दशा में स्थित है, जिस वजह से वो अभी तक उसको कोई ज्यादा हलचल मूवमेंट वगैरह नहीं होता। और ऐसा होता है तो वहां पर भूकंप प्राकृतिक आपदाएं घटती है। इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर जहां कहीं भी संतुलन होता है वहां पर बराबर धरातलीय क्षेत्र के नीचे बराबर का द्रव्यमान होता है। अब संतुलन का सिद्धांत का साधारण तौर पर यह तात्पर्य होता है कि पृथ्वी में ऐसा तल क्षतिपूर्ति तल लेवल ऑफ कंप्रेशन होता है जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वथा समान होता है। किसी भाग के घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है, अर्थात ऊंचे भाग का घनत्व कम होगा और नीचे भाग का घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार पर्वतों का घनत्व पठारों से कम और पठारों का मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व सागर तली से कम होगा। परंतु यहाँ पर यह याद रखना होगा कि प्रत्येक भाग यानी कि कॉलम क्षतिपूर्ति तल पर बराबर भार रखता है। इस विषय में अनेक मत है जिसकी विवेचना हम आगे करते हैं। अब भू संतुलन का प्रतिपादन सिद्धांत का जो है उसका प्रतिपादन की बात करते हैं हम। भू संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन, भू संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन। अब संतुलन के सिद्धांत का विचार अचानक ही भूगर्भवेत्ताओं के मस्तिष्क में आया। 1859 में गंगा सिंध के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण जियोडेटिक सर्वे भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था। उस समय कल्याण तथा कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशीय माप त्रिभुजीकरण ट्रायंगुलेशन तथा खगोलीय विधि एस्ट्रोनॉमिकल मेथड के अनुसार लिया गया। तो दोनों मापों में 5.236 ये माप लिख दीजिए, 5.236 तो 5.23 का अंतर दोनों नगरों में आया। अब कल्याण हिमालय से मात्र 60 मील दूर स्थित था। इस प्रकार जब दोनों मापों में अंतर आने का कारण पूछा गया तो एरी मोदी ने बताया कि यह अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। इस तरह प्रथम तथ्य का सूत्रपात हुआ कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर का कारण थी। जब यह समस्या प्राट महोदय के सामने रखी गई तो उन्होंने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने यह मान लिया कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना है जिसका घनत्व 2.75 है। कितना? 2.75 है। इस आधार पर जब उन्होंने गणना की तो यह अंतर और आना चाहिए था जो 15.885 के बराबर था। इस प्रकार प्राट ने इस मत का अनुमोदन किया कि माप का अंतर केवल 5.236 न होकर 15.885 होना चाहिए था, सेकंड होना चाहिए था, अर्थात हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए था। अब प्राट के अनुसार हिमालय का यदि 2.75 घनत्व वाले शेल का बना है तो वह सही रूप में अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। आगे चलकर एरी तथा प्राट की व्याख्याओं ने एक दूसरी समस्याओं को जन्म दिया। हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण, इस कारण के लिए अनेक सुझाव दिए गए। पहला, हिमालय एक खोखला भाग है।
जिसके अंदर चट्टान न होकर बुलबुले हैं। इस कारण से पर्वत का भार तथा घनत्व कम होगा, जिस कारण माप में अंतर आ गया। यह मत सर्वथा काल्पनिक सिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि यह न्याय संगत नहीं है कि बुलबुले का बना इतना ऊंचा खोखला पर्वत धरातल पर टिक सकता है। अब हिमालय के ऊपरी अतिरिक्त पदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। इस कारण समस्त भार कम होगा और आकर्षण शक्ति कम होगी। नंबर 3, हिमालय के शैल का घनत्व स्वयं कम होगा, जिस कारण पर्वत का भार तथा आकर्षण शक्ति कम होगी। नंबर 4, यह माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल इस तल के ऊपर ही अंतर पाया जाता है। इस प्रकार इस तल के सहारे सभी भाग बराबर भार रखते हैं। इस आधार पर मान लिया गया है कि जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही कम होगा, और जितना भाग छोटा होगा घनत्व उतना अधिक होगा। इस प्रकार धीरे धीरे संतुलन का प्रतिपादन हुआ। अब इस सिद्धांत के विषय में कई विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए, जिनमें पर्याप्त अंतर मिलता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख विद्वानों के मतों की विवेचना हम करते हैं। यानी कि कल्याण और कल्याणपुर नामक 2 जगह थी, उस जगहों में जब अंदर गया तो एक अंतर आ गया मापों का, सेकंड का। तो वो अंतर को लेकर हमने बताया कि जो हिमालय का भाग है वो किस तरीके से खोखला, उसके पीछे जो विद्वान थे, विद्वानों ने अलग अलग मत है। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से भू संतुलन की जो दशा है, भू संतुलन की जो स्थिति है, उसमें परिवर्तन किस तरीके से होता है, उसकी हम बात चर्चा यहाँ पर विस्तृत रूप से करते हैं। तो पहला है सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। सर जॉर्ज एरी ये बताते हैं कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया है कि पृथ्वी की क्रस्ट यानी कि पपड़ी अधिक घनत्व वाले अधस्तर सबस्ट्रम में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। उन्होंने आगे पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा है, वरन काफी नीचे तक प्रविष्ट है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है और उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे काफी गहराई तक व्याप्त है। इस विचार को दूसरे रूप में समझा जा सकता है। जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा आइसबर्ग जो है वो प्लामी हिमशैल जब जल में तैरता है तो उसका एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 267 तथा सब स्ट्रेटम का 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के ऊपरी भाग को सब स्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सब स्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि एरी ने आइसबर्ग के तैराव का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, वरन उन्होंने इतना ही बताया कि स्थल भाग मैग्मा पर नाव की तरह तैर रहा है। यदि तैराव के उपयुक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊपर 8,848 मीटर है तो उसके 9 गुना भाग नीचे की तरफ होगा। यदि हिमालय की ऊंचाई मोटे तौर पर 8,848 मान ली जाए तो उसका 9 में गुणा करेंगे हम तो 79,632 मीटर तक का भाग जो हल्के पदार्थ का होगा सब स्ट्रेटम में होगा, अधस्थल में होगा। इस प्रकार एरी महोदय ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है।
समान घनत्व वाले काष्ठ के टुकड़े और ये जलतल है, यहाँ पर ये यहाँ पर पूरा ये जलीय राशि है, जल है ये पूरा। अब संतुलन की स्थिति जो जॉर्ज एरी द्वारा इस तरीके से दी गई है। हाँ, इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है क्योंकि इसकी हल्के पदार्थ वालों एक लंबी जड़ है जो सबस्ट्रेटम में है तथा सबस्ट्रेटम में है, एक लंबी जड़ ऊपर समृद्ध कर देती है। इन आधारों पर एरी ने अपने मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा, जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा रहेगा। एरी ने पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभों यानी कि कॉलम्स का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिएबिलिटी थिकनेस, अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शेलों का बना है परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले टुकड़े लिए और उन्हें पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। इस बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी प्रमाणित किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ चित्र में ये बताया गया है। सारांश में हम कह सकते हैं कि एरी के मत को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि ऊंचे उठे भाग काफी गहराई तक अपनी लंबी जड़ में सबस्ट्रेटम में अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। ऐसे पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित है। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अथवा निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में हटा पाते हैं, जबकि उसके नीचे सबस्ट्रेटम को अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग तथा निचले भाग एक भाग संतुलित होकर खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग संतुलन या संतुलन रेखा का पर बराबर बाहर रखते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में एरी के मत को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, तथापि इनमें से कुछ दोष अवश्य है। यदि एरी के मत की मान्यता प्रदान की जाए तो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं। इस प्रकार हिमालय का लगभग 79,632 मीटर गहरी जड़ होगी। यह भी ज्ञात तथ्य कि ऊपरी भाग से पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इस प्रकार हिमालय को इतनी लंबी जड़ 79,632 मीटर की गहराई पर अत्यधिक ताप के कारण पिघल जाएगी। अतः इस मत का यह भ्रामक प्रतीत होता है। मतलब एरी महोदय का मूल रूप से यह मानना था कि जो हिमालय है, जो भी पर्वत है, पठार है, मैदान है, उनका जो घनत्व ऊंचाई जितनी है उतना कुतना भाग वो नीचे दबा हुआ है। उसकी जड़ें जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, यानी कि 9 गुना उन्होंने बताया। सबस्ट्रेटम हिमालय का उन्होंने कल्याण और कल्याणपुर नामक 2 जगहों का अध्ययन भी किया। अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये बताया कि हिमालय के जो अंदर गहराई, मतलब हिमालय का जो धरातल से जो अंदर गहराई होगी वो करीब मीटर होगी, यानी कि 79,652, क्योंकि 9 गुना हम बात करते हैं 8,848 इंटू 9, तो 9 के इक्वल में ये चीज सामने आती है, तो इतने मीटर अंदर गहरा होगा। ये उनका भू संतुलन का सिद्धांत है, क्योंकि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रही है, तो उसका मतलब परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी कोई भाग जो है वो किस तरीके से एक तरीके से गिर नहीं जाए, भूकंप की क्रिया ज्यादा नहीं हो। तो वो उन्होंने ये अध्ययन किया कि आखिर में ऐसा क्यों है। अध्ययन के आधार पर उनको ये पता चला कि ये जितने भी पर्वत पठार मैदान दिखाई दे रहे हैं, जितने ऊपर उठे हुए उसके 9 गुना जो है वो नीचे धसे हुए अधस्थल में, सबडक्शन में, यानी कि अधस्थल में। इसी आधार पर इसने ये एरी महोदय की संकल्पना यहाँ पर पूर्ण होती है। अगली क्लास में हम प्राट महोदय ने कौन सी संकल्पना दी, संकल्पना के बारे में बात करेंगे। उनकी भी इससे रिलेटेड ही है भूसंतुलन की संकल्पना। आपको आइसोसिटी,
संकल्पना क्या, भू संतुलन की संकल्पना क्या कि परिभ्रमण करती हुई जो पृथ्वी है उसके ऊपर स्थित क्षेत्र, पर्वत, पठार, मैदान और गहराई में स्थित क्षेत्र जो है, सागर है, झील है, नदियां हैं, उसका संतुलन किस तरीके से है, संतुलन की जो दशा होती है उसको हम भू संतुलन कहते हैं। सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है वो डटन महोदय ने किया था, 1889 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इसके संतुलन की जो संकल्पना है वो विभिन्न विद्वानों अलग अलग तरीके से दी है। तो अगली क्लास में हम निश्चित रूप से दूसरी बात करेंगे। आपने एलबीएस गंगरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।